नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद विनोद जी। अब 2014 में जब हम देखते थे और जो कार्टून्स हम न्यूज़पेपर में देखते थे, उसमें देखा जाता था कि सीबीआई को तोता बना करके पिंजरे में डाला हुआ था। आज सेम एलिगेशन आप पे लगे, सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी, बाकी सारी जितनी भी एजेंसीज हैं, उनके मिसयूज का आरोप आप पर लग रहा है। यानी आपकी सरकार पर, अभिजीत जसरोटिया पर नहीं लग रहा है, एनडीए सरकार पर लग रहा है। अभिजीत जसरोटिया पर लगेगा भी क्या? वो एक बार याद है ना आपको, अटल जी के यहाँ पर उस समय शायद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी के यहाँ पर उन्होंने नहीं, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने सीबीआई भेज दी उनके वहाँ पर। अब जब वो जहाँ पर रहते थे अटल जी, वहाँ सीबीआई गई तो उनको मिला क्या? वहाँ से 43 रुपये 2 धोतियाँ और 2 कुर्ते मिले। यहाँ से भी वही मिलने वाला है, तो इसीलिए आप ये बात कह नहीं सकते। और कहें अभी आपने, क्योंकि यहीं से एक चीज़ कोरिलेट हो जाती है, जो साधु संत लोग हो जिनके पास हों, वो तो आपके सामने अटल जी की तरह साफ सुथरी छवि के लोग, उनके पास सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो, भले कहीं के जो मर्जी भेज दो, वहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि दामन साफ सुथरा पाक होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से आप जिन आरोप प्रत्यारोपों की बात कर रहे हो, जो अपोजिशन लगा रही है, मैं समझ सकता हूँ इनको। देखिए विनोद जी, इतिहास खंगाल कर देखें तो 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश का सबसे पहला स्कैम, शायद आपके दर्शक ना जानते हो, सबसे पहला स्कैम था जीप स्कैम। आप गूगल करके देख सकते हैं, नेहरू जी ने वो स्कैम किया था जब देश बैलगाड़ी पे घूम रहा था, यहाँ पर जीप स्कैम हो रहे थे। उसके बाद आप चलते 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 पहुंच जाइए तो नेशनल हर्ट केस के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट कांग्रेस की और पार्टी के युवराज दोनों आज जमानत पर घूम रहे हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब केसेस इन्हीं के टाइम के, इनके अगेंस्ट ही फाइल हुए हैं। 3G 2G कोयले की दलाली में मुंह काला। 3G 2G के बाद जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, यानी कि कांग्रेस के जीत जा जी, यानी कि वाड्रा साहब, उनके ऊपर भी इसी तरह के इल्जाम लगे, सभी के सभी। अब मुझे पता है कि जब आपके हाथ में ही सब कुछ था और इतने घपले आप लोगों ने किए, जिसके कारण आपका UPA 1 UPA 2 के कार्यकाल में आप लोग तंग आ गए, और आपके खिलाफ जो उस समय के मामले दर्ज है, उन पर अगर अब कार्रवाई हो रही है तो उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? कोयले की दलाली में मुंह काला कांग्रेस ने किया, शराब की दलाली में आम आदमी पार्टी ने अपना मुंह काला कर लिया, और अब जेल के अंदर बाहर से ताला लगा हुआ है, सभी के सभी वहां पर बैठे हुए हैं। यानी कि यहां पर एक इतनी सरकार होते हुए, जिस सरकार का खौफ है आज, सोचिए कितने बेखौफ होकर घूम रहे हैं कि अभी भी नहीं बाज आ रहे किसी चीज में। तिहाड़ जेल के बाहर आज आप अगर पट्टी लगा दें आम आदमी पार्टी का निवास स्थान, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी आपको नेता तो वहां पर नजर आएंगे। करोड़ों अरबों की इनके एक खोर हैं जिन्होंने जमीन का घोटाला किया, और घोटाला करने के बाद दादागिरी देखिए, तिहाड़ के अंदर भी मसाज कराने में मसरूफ थे। अगर इतना कुछ होते हुए भी, ऐसी सरकार होते हुए भी जिसका इतना खौफ है, ये आज बाज नहीं आ रहे, तो विनोद जी जरा तसव्वुर कीजिएगा एक चीज का, कि जब इनकी सरकार थी, इनके हाथ में सब कुछ था, तब इन लोगों ने क्या क्या किया होगा। ये तो पकड़े गए, तेलगी वेलगी 3G 2G ये सब पकड़े गए, कोयला स्कैम पकड़ा गया, ये सब कुछ पकड़ा गया। अब ये कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम है, मतलब वो कलमाड़ी जी ने इतना बड़ा स्कैम किया था। क्लीन आपने अपने सारे नेताओं को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ तुलना की, साधु संत कहा। अजीत पवार के बारे में जिस तरीके से स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दी थी, दूसरे दिन वो ज्वाइन करते हैं, वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। आपके फॉर्मर MLC इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, रक्षा MOS में जो राज्य मंत्री हैं, हमारे राज्य मंत्री PMO में, उनके खिलाफ स्टेटमेंट, ये सब दूध के दूल्हे हुए हैं। देखें, मेरी बात सुने, अगर किसी के खिलाफ कुछ भी नजर आता है, कोई भी ऐसी बात होगी, तो विनोद जी देर सवेर हो, कुछ हो, ऐसा कुछ अगर कुछ होगा तो जरूर निकल कर आएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी इस देश का, जब वो उसने आपको प्रधानमंत्री ना कहकर प्रधान सेवक कहा था, तो आपको एक स्टेटमेंट याद होगी, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और इसी के चीज पर आज चल रहे हैं कि हमारे देश का, जिस देश का प्रधानमंत्री का दामन इतना पाक है, उसकी पार्टी में, मैं तो नहीं कहूंगा कि हमारी पार्टी के अंदर सभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 99.9% एकदम क्लियरिटी और साफ सुथरा काम होता है। अगर कोई ऐसा चीज पाया जाएगा तो मुझे लगता है उसके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसा इन सबके खिलाफ हो रहा है। अभिजीत जी, जय शाह BCCI के एक हेल्म ऑफ द अफेयर पे हैं, क्या उनके पास कौन सी डिग्री है? क्या उन्होंने CK नायडू खेली, अंडर-19 खेली है? क्या वजह? फिर ये इस तरह के जब चीजें सामने आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष आप पर उंगलियां उठाएगा और उठाता ही रहेगा।
विनोद जी, जिस पोस्ट पे वो हैं, क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि उन्होंने कुछ ऐसा खेला होना चाहिए, कोई और चीज़ होनी चाहिए? राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री हैं पहले से, तभी वो ख्वाब देख रहे हैं उस चीज़ को आने का? इनके रॉबर्ट वाड्रा के पास कौन सी डिग्री थी कि उनका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोर्ड लगा होता है, दोज पीपल हु कैन एस्केप फ्रिस्किंग, उसमें नीचे रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखा गया था। रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार का जवाई था, कांग्रेस का या देश का जवाई थोड़ी ना था। उसके पास कौन सी डिग्री थी? जरा मुझे ये चीजें बताइए। तो ये चीजें, अगर कोई काम कर रहा है इंसान, अगर किसी को मौका दिया गया, और मुझे कहना जब से उनको मौका मिला अच्छी तरह से बीसीसीआई का काम हो रहा है, अगर किसी को उसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया, ऐसी क्वालिफिकेशन तो है नहीं कि आपने जरूरी कोई मैच खेलने चाहिए। मैनेजमेंट है, अगर किसी ने अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है कोई, तो ठीक है, मौका किसी को मिला, अपने आप को प्रूव करेगा वो, उसमें क्यों किसी के ऊपर बात होनी चाहिए? क्योंकि आपने खुद को, अपनी पार्टी को साधु संतों के साथ तुलना की है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना की है। कांग्रेस कर सकती है, यूपीए सरकार कर सकती है, वाड्रा के लिए रियायतें दे सकती है, लेकिन आपसे तवक्को नहीं की जा सकती है। आपसे इस तरह की उम्मीदें नहीं की जा सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने बेटे को वहां पे बीसीसीआई में बना दें। मैंने आपको कहा मैनेजमेंट है, अगर कोई मैनेजमेंट कर रहा है अच्छे से, अगर कोई चीज को चला रहा है, सभी को मौका मिलता है। मौका दिया गया, उसमें आज उनको मिला, कल किसी और को भी मौका मिल सकता है। ये तो है नहीं कि खानदानी राजा उनको मिला तो वही रहेंगे, किसी को भी कल मौका मिल सकता है इन सब चीजों के लिए। चलिए, मैनेज कर लिया गया फिर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज को चलाने का अगर कार्यभार दिया जा रहा है, किसी काम को मैनेज करने का कार्यभार दिया, अगर कोई कर सकता है, किसी के अंदर स्किल्स हैं करने को, तो जरूर करना चाहिए काम। देश सेवा है ये भी एक। जी, चलिए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लाल सिंह को ईडी ने पकड़ा है, प्रोटेस्ट बड़ा जोरदार तरीके से हो रहा है, और विपक्ष ये भी कह रही है कि लाल सिंह अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ बोला करते थे। उनका स्टेटमेंट तब भी आया था जब 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी। देखिए, मैं इस चीज़ में ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का दामन पाक है या साफ़ सुथरा है, तो फिर उनको परेशान होने की या कोई भी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है। अगर साफ़ सुथरा होगा तो ज़रूर साफ़ सुथरे निकल कर आएंगे इससे बाहर। अगर कुछ होगा तो ज़रूर पूछा जाएगा, फिर वो भले लाल सिंह हो, भले कोई इस देश का प्रधानमंत्री हो, भले प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, जिसने गलत किया उससे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये निश्चिंत हो जाए कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी इन सब चीज़ों से। क्या एजेंसी का मिसयूज हो रहा है? देखिए, मुझे ये, मैंने आपको विनोद जी पहले ही कहा कि जितनी एजेंसी ने आज जितने भी केस उठाए हैं, वो सबके सब यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल के हैं, सारे के सारे इन्हीं के किए हुए केस, अपने ही खिलाफ इन्होंने जो केस किए हैं और अपने ही जो इन्होंने बातें की हैं, उसको आज अगर खंगाल कर ईडी सीबीआई कोई अगर आगे लेकर आ रही है, यहाँ से पता लगता है कि ये जितनी एजेंसी हैं, इनको आज फ्री हैंड दिया गया कि आप अपना पूरी तरह से काम कीजिए, क्योंकि पहले चीज़ें मैनेज की जाती थी, अब मैनेज नहीं की जाती है। आज हर एक इंसान को अपनी पूरी तरह से काम करने की एक अनुमति और एक छूट है। वो अपना काम, जिस तरह से एजेंसीज का जो काम है वो उनको करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ निकल कर आएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर तब भी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को पता है अगर मैं साफ सुथरा हूं, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कन्विक्शन रेट कम है, इसलिए लोगों को शक होता है। कन्विक्शन इन द सेंस में समझ नहीं पाया। कन्विक्शन मतलब आप रेड करते हैं, ईडी रेड करती है, निकलता बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, निकलता नहीं है। ईडी रेट बहुत कम है, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि निकलता कुछ नहीं है। हर एक चीज़ के ऊपर निकलता ही निकलता है। अगर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा और ईडी अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी एजेंसीज बिना किसी बात के किसी के ऊपर कार्रवाई करेगी। ये देश है, देश कानून से चलता है, संविधान सबसे ऊपर है। इस देश का कानून है, उच्चतम न्यायालय है। अगर किसी ने किसी को खामखा परेशान किया, कुछ किया, तो मेरे को लगता है लेने के देने पड़ जाते हैं इस देश के अंदर। ऐसा कोई कुछ करेगा नहीं। और जो सरकारी तंत्र में या सरकारी नौकरी पर बैठा होता है, उसको अपनी नौकरी की ज़्यादा फिक्र होती है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ या गलत कार्रवाई की जाएगी तो कल वो खुद भी फंस सकता है इन सब चीज़ों को। तो मुझे लगता नहीं ईडी या कोई ऐसी चीज़ कभी भी कोई कार्रवाई करेगी तो आंखें मूंद कर या किसी के कहने पर करते जाएगी। आज अगर देखेंगे, अगर आप तो पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करें, पॉलिटिकल लीडर भी अगर करे, जब सरकार हुआ करती थी, किसी ब्यूरोक्रेट को कोई काम करने के लिए कहता था तो ब्यूरोक्रेट कहता था आप लिख कर दो जी, मैं क्यों लिख कर दो। जो नौकरी कर रहा होता है, और खासकर ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, उनको अपनी नौकरी बड़ी प्यारी होती है। ये बात आप याद रखिएगा। वो ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनकी नौकरी के ऊपर बात आए। नेता का क्या, नेता तो 4-5 साल के लिए नेता रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। ब्यूरोक्रेट ने तो नौकरी करनी होती है, उसे अपनी नौकरी की पूरी फिक्र होती है। ऐसे मुझे लगता नहीं है इस देश के अंदर, जहां पर खासकर अब अगर आप देखें जो ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, आज आरटीआई है, आज 100 टाइप के और तरीके हैं जहां से आप एक एक चीज का आप कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं। वो टाइम चला गया, आप बिना बात के किसी को हरास करेंगे, बिना बात के किसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। यहां पर कानून जो है वो सबसे ऊपर है। शायद इसीलिए अगर आप देख लीजिए, लोगों का विश्वास आज भी उस कानून पे है। अगर दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है तो उसे कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट। इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर लोगों का विश्वास है। तो मुझे लगता नहीं जिस देश में कानून सबसे ऊपर है वहां पर कोई भी इस तरह का मिसयूज किसी चीज का कर सकता है। लेकिन अभिजीत जी, जिस तरीके से लाल सिंह के साथ हुआ या बाकी जिन नेताओं पर
ईडी ने रेड्स कंडक्ट किए हैं। आप मुफ्ती सैयद की वाइफ के बारे में ले लीजिए, क्या इनको सहानुभूति मिल जाती है? देखिए, इनको वोटर्स की सहानुभूति मिल जाती है? देखिए आज का वोटर बड़ा समझदार है विनोद जी। आज का वोटर बड़ा समझदार है। पब्लिक है, वो राजेश खन्ना की एक पिक्चर थी, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है अगर कुछ किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। आप जिस भी का चाहे भले नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के नेताओं की बात करें, इन सब नेताओं को पूछा तो जाएगा इन सब से। विनोद जी कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी ना। आप एक चीज़ देखिए, किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के आप पुराने नेताओं को उठा के देख लीजिए, यहाँ पर आपके कांग्रेस के कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, हैवी वेट नेता हैं, उनके पास इतना इतना पैसा है, वो कहाँ से पैसा आ गया? जबकि अगर आप उनके पिछला अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखते हैं तो वो क्या काम किया करते थे हमें अच्छी तरह से पता है। मैं तभी कहता हूं जरूर होना चाहिए। मैंने बड़ी बार इस चीज़ की वकालत भी की है, आप ही के साथ कई बार की है। जो कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर आता है, जिस दिन वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, उसकी इनकम टैक्स की स्टेटमेंट पब्लिक को अपने पास उसके अपने सबसे पहले अपने पेज के ऊपर चढ़ा देनी चाहिए। फिर 5 साल बाद उसका मुआयना करें, 10 साल बाद उसका मुआयना करें। यहां पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे ऐसे नेता आपको नजर आएंगे विनोद जी। 2 ऐसे नेता हैं जिसको सारे कश्मीर के लोग जानते हैं। उनमें से एक दर्जी का काम करता था, एक कांधे पे गोश्त लाद के बेचता था। काम कोई छोटा मोटा नहीं है, लेकिन 20 साल के अंदर उनके पास ऐसी जादू की छड़ी आ गई, आज करोड़ों अरबों खरबों, यहां तो छोड़िए दुबई तक में उनकी इन्वेस्टमेंट्स है। ये पैसे कहां से आए मुझे बताएं जरा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से बड़ी बड़ी पूछता हूं, इनको बुरा लगता है और बुरा भी मानते हैं, चले बुरा आप माने, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, शेख साहब एक टीचर थे, फारूक साहब ने कभी प्रैक्टिस नहीं की, उमर साहब का कोई काम धंधा इतना बड़ा है नहीं है, इनके पास करोड़ों अरबों खरबों कहां से आया? कभी लोगों ने पूछा इनसे कि भाई साहब आपके पास पैसे कहां से आ गए? बटिंडी कोठी, लंदन कोठी, ऐसे ही आप कांग्रेस के नेता उठा के देख लीजिए। एक इनका कांग्रेस का नेता है, आधी से ज्यादा तभी उसने अपने कब्जे में रखी हुई थी। अब उससे ना पूछे ईडी जाके तो किससे पूछे मुझे बताएं? तो कम से कम जब लेकिन लोगों से वो लोग बच जाते हैं जो आपका दामन थाम लेते हैं। देखिए नाम हमारा नहीं लूंगा मैं, 2 बड़े नेताओं ने आपका दामन थामा है। नहीं, अगर हमारा दामन थामा है तो कोई बात नहीं, हमारा दामन थामा है तो कल हो सकता है जब हमारा अगर टाइम आएगा, जब ऐसा कोई टाइम आएगा तो अगर ऐसी कोई चीज़ों की निकल कर आएगी, हमारा दामन थामने से कोई फुल प्रूफ थोड़ी ना हो जाता है। जिसके पास जो गलत होगा और जहां कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा ना कागज बोलते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर जब आप निकालते हैं तो निकल कर बाहर आ जाता है। हमारा दामन थामने से मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर कोई अगर कार्रवाई होगी तो हमारे ऊपर हमारा दामन थामने से वो साफ या पाक हो गया। अगर गलत है तो वो गलत ही रहेगा। और जो चीज़ होगी, देखिए जिस तरह से सच नहीं छुपता, इस तरह से झूठ भी नहीं छुपता, वो एक ना एक दिन जरूर निकल कर सामने आता है, तब परेशानी होती है सबको। तभी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो भी करप्ट व्यक्ति उस वॉशिंग मशीन से होके आता है वो दूध का दूल्हा संत बन जाता है, जैसे आपने डिफाइन किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कभी कि भारतीय जनता पार्टी में आने से कोई संत हो जाएगा। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 100% सारे के सारे फुल प्रूफ है। हमारे यहाँ पर भी हो सकता है लैकूना हो बीच में, और कहीं ना कहीं वक्त आएगा तो जरूर उनको भी देखा जाएगा। लेकिन मैं इतना बताना सकता हूँ कि कट्टर ईमानदारी की सरकार है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको पूरा विश्व उसकी ईमानदारी के कारण मानता है। और मुझे लगता है जब आपके घर का मुखिया, घर का बड़ा जब ईमानदार हो तो नीचे वाले चाहे ना चाहे ईमानदार होना ही पड़ता है सबको। तो इसीलिए यहाँ पर जो बड़ी बात क्या थी विनोद जी, अभी कितना ही 8-9 साल तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आया हुआ है। ऊपर से प्रधानमंत्री यानी कि क्लास का मॉनिटर इतना स्ट्रिक्ट है कि वो हिलने नहीं देता किसी को, तो किसी को चाहे भी ना तो सोच नहीं सकता ये सब कुछ करने का। लेकिन है जरूर बात है, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी के साथ चलती है विनोद जी। और जो कोई इंसान उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता है तो मुझे लगता नहीं कि उसको वो कभी ऐसा काम करेगा अभी, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी सर्वप्रथम देश की है, उसके बाद पार्टी और उसके बाद अपना आप है। जब अपना आप सबसे लास्ट में आता है विनोद जी, तब कोई ऐसी हिम्मत भी नहीं करता। और हम लोग तो देश सेवा के लिए निकले हुए हैं। देश सेवा के लिए जो इंसान आता है, मुझे लगता है कि वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा केस अगर कभी भी होगा तो मैं बताऊं विनोद जी, वो बख्शा नहीं जाएगा। अभिजीत जी, सत्यपाल मलिक की स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई परहेज नहीं है करप्शन से। देखिए क्या बात करोगे सत्यपाल मलिक जी की, जब तक तो मलाई मिल रही थी तब तक तो मलाई खाई जा रहे थे, और जब मलाई मिलना बंद हुई तो शुरू हो गए बोलना। यानी कि कुर्सी पे जब आप बैठे तब आपको कुछ नजर नहीं आता, कुर्सी से उतरते ही आपकी कौन सी तीसरी आंख काम करना शुरू हो गई मलिक साहब की, कि इनको सब कुछ गलत दिखना शुरू हो गया, ये भी गलत था वो भी गलत था। तो तुम क्यों बैठे थे भाई साहब? तुम्हें किसने कहा था कि तुम कुर्सी पे बैठ रहे हो? इतने तुम ईमानदार थे तो ठोकर मारनी थी, कुर्सी को चले जाना था। तब तक तो तुम डटे रहे वहां पर। वहां छोड़ो, अगर जम्मू कश्मीर में आपको बड़ा कुछ नजर आया तो उसके बाद 3-3 जगह पर आपने और सावन के झूले, वो क्यों झूले? छोड़ देने थे ना तब।
ये बड़ा आसान होता है कि जब आपको सत्ता मिल रही हो, जब आप सत्ता के लोभ के अंदर आप मंत्रमुग्ध होकर बैठे हो, आंखें मूंद कर आप सत्ता को एंजॉय कर रहे हो, तब तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन सत्ता जाते ही अचानक आपको कौन सी ऐसी भविष्यवाणी और ऐसी कौन सी आकाशवाणी हो गई कि आपके दिव्य चक्षु जाग गए और सत्यपाल मलिक को हर एक चीज में काला नजर आना शुरू हो गया। काला कुछ नहीं था, काला सिर्फ एक ही था, वो आपकी कुर्सी आपके हाथ के जा चुकी थी। आज आप सत्यपाल मलिक जी को फिर से बना दो किसी के ऊपर, ये फिर से गुनगान गाना शुरू हो जाएंगे। ये बरसाती मेंढकों की तरह कुछ लोग होते हैं, और वो बरसाती मेंढक जब देखते हैं बरसात पड़ रही है तब अपनी ध्वनि में पूरी दुनिया के कान खाते हैं, और जब वो बरसात बंद हो जाती है तो फिर वो कोसना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे नेताओं की बातों के ऊपर नहीं चलना चाहिए। ऐसे नेता, मुझे लगता है, तो जिस तरह के इल्जाम सत्यपाल मलिक जी ने लगे, थोड़ी भी इंसानियत और थोड़ी भी गैरत सत्यपाल मलिक जी के अंदर है, तो मुझे लगता है कि कम से कम इनको तो उस समय के लिए माफी मांगनी चाहिए जिस समय पर वो यहां पर गवर्नर बने हुए थे। लेकिन क्या करें, ये सत्ता बड़ी बुरी चीज है। जब तक सत्ता का लोभ इंसान का होता है और तब तक आपको बड़ा मजा आता है हर एक चीज के अंदर, जब सत्ता आपके हाथ से चले जाती है तो फिर आप कुछ भी बोलते रहे। इनमें से एक भी चीज सत्यपाल मलिक जी प्रूव नहीं कर सके अभी तक। क्यों प्रूव नहीं कर सके? अगर आप इतना ही थे तो प्रूव करके दिखाते किसी चीज को। मैं वहां से बड़े दावे के साथ ये चीज कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों को हमेशा बच के रहना चाहिए कि जब तक आप कुर्सी के ऊपर हैं तब तक ठीक है, जब कुर्सी चले जाएगी तो आप किसी भी हद तक लोगों को बरगलाने के ऊपर आ जाएंगे। बाकी सत्यपाल मलिक जी, मैं आपसे मुखातिब हूं, एक बात याद रखिएगा, आसमान में थूकने से ना थूक अपने मुंह पे पड़ती है। तो मोदी वो एक आसमान है जिसकी तरफ अगर थूकोगे तो आपके मुंह पर ही थूक पड़ेगी। आपकी उम्र ज्यादा है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अभिजीत जी, आपको परखने में गलती हो गई। गलती सबसे होती है जी। आपको परखने में, यानी सत्यपाल मैं वही आंकलन करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गलती होगी, ये मानना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज को। मैं इसमें कोई वो नहीं कहूंगा, ना मैं कभी इस चीज को बड़ी बेपाकी से मैं अपनी बात करता हूं। गलती हर इंसान से होती है। कई बार इंसान जो दिखता है वो होता नहीं है, जो वो नहीं होता वो दिखता। मेरी शक्ल पे लोग जब मुझे देखते सोचते हैं बड़ा तेज है ये इंसान, लेकिन दिल से तो आप ही मुझे जानते हैं, लोग जानते हैं कि मैं कैसा हूं कैसा नहीं। अब कुछ लोग कहीं भोले भाले शक्ल से दिखते हैं सत्यपाल मलिक की तरह, लेकिन अंदर से क्या होते हैं वो तो बाद में ही नजर आता है लोगों को। लेकिन प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देनी थी। ये बहुत संगीन आरोप लगाए उन्होंने, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे आरोप लगाए। मैंने आपको कहा ना कि आसमान जवाब नहीं देता, वो ग्रेविटेशनल फोर्स खुद ब खुद ही थूक मुंह पर फेंक देती है। तो प्रधानमंत्री का आसमान है, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जी, जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटने की जिम्मेदारी आपकी एनडीए सरकार को दे दी गई है। अब 14 नवंबर को अर्बन लोकल बॉडीज भी खत्म होने वाली है। देखिए, जिसको आप दिखाते थे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पंचायतीज हैं, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। अब क्या जवाब दोगे आप? देखिए, पूछेगा कि आपने संवैधानिक बदलाव किया, इतना बड़ा 370-35 से हटाया, और क्या लोकतंत्र को भी खत्म कर दोगे? देखिए, लोकतंत्र की बहाली तो 2019 के बाद ही ना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है विनोद जी? जब भी कभी आप कोई बिल्डिंग डालेंगे तो सबसे पहले उसकी नींव डालेंगे, फिर उसकी दीवारें और उसके ऊपर छत खड़ी होगी। नींव के रूप में आज तक जो डाली नहीं गई वो पंचायती राज सिस्टम जो हमने रिस्टोर किया, जिसको पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई लोगों ने बायकॉट किया। पता नहीं क्यों उनको प्रेस था कि गाँव से कोई उठकर ऊपर ना आ जाए और हमारे परिवारवाद का क्या होगा। दीवारों के रूप में डीडीसी बीडीसी बने आपके यहाँ पर, जहाँ पर, और अब जो छत है एमएलए की वो भी बड़ी जल्दी डल जाएगी। रही बात अगर आप अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, जो मुझे लगता है इसमें डिले का एक कारण, जो शायद लॉजिकल कारण भी रहा होगा, वो लॉजिकल कारण है कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी तक जो रिजर्वेशन सिस्टम है पूरे का पूरा, वो सिस्टम जो ओबीसी का अपना शेयर है, बाकियों का अपना शेयर है, ये सारे का सारा शेयर इनको देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज तक तो कभी ये शेयर दिए नहीं गए। आपके सामने एसटी की भी जो 8 सीटें हमने आकर अनाउंस की, नहीं तो पिछले 60-70 साल थे एसटी को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने घर का वोट समझकर अपनी जेब में डाल लिया करती थी। कभी उनको उनके हक हकूक नहीं दिलाए तो हम ही ने आ जाकर। इसी तरह से डिलिमिटेशन के प्रोसेस थे, बहुत सारी चीज थी। एक अराजकता जो जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी, इस सबको दूर करने में समय लगा। रही बात जो अगर आप लोग इनकी चुनावों की बात करते हैं, हम जम्मू कश्मीर के जिस एरिया में रहते हैं, और खासकर अब नवंबर का महीना है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में बर्फबारी रहती है। आधे से ज्यादा इलाका जम्मू कश्मीर का कटा रहता है। जिस तरह से यहाँ पर मौसम ठीक होगा उसके बाद तो होने, जब हमने चुनाव पहली बारी कराया तो दूसरी बारी क्यों कराने में हमें क्यों परहेज होगा? जरूर करवाएंगे, हम तो चाहते हैं। 3 टायर सिस्टम का रेस्टोरेशन तो हम ही लोगों ने किया, ना कि इन लोगों ने की है जो आज इसके ऊपर बातें करते हैं, जिन्होंने इन्हीं चुनावों से बायकॉट किया था। आज जब वो इस तरह की बातें करती हैं तो सिवाय हंसी के और कुछ नहीं आता इनके ऊपर। 2 चीज़ें एक साथ पूछूंगा मैं। एक तो आपने कहा ये पब्लिक है, सब जानती है, अगर आपने सब कुछ ठीक किया तो इलेक्शन करवा देने चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव इसलिए रोके गए क्योंकि कोर ग्रुप की मीटिंग एचएम से हुई थी। देखिए, कोर ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की
अपनी मीटिंग हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती रहती है। इसके अंदर कोर ग्रुप डिसाइड नहीं करता है। कोर ग्रुप है, कोई इलेक्शन कमीशन थोड़ी ना है जो डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विनोद जी, जिसे डिसाइड करना है कि चुनाव कब कराने कब नहीं करवाने। अब आप आज चुनाव करा के आप क्या चाहेंगे, गुरेज या बनी या बाकी के ऊपर के एरियाज हैं, गुलमर्ग के, सोनामर्ग के, इतने सारे एरियाज हैं, या आप पुंछ में चले जाएं, ऊपर धराल थन्ना मंडी के इधर के एरियाज हैं। आप क्या चाहते हैं, ये लोग चुनाव में ना आए, ये पार्टिसिपेट ना करें? जम्मू कश्मीर का 30 to 40% एरिया जो है वो कटा रहता है, खासकर इसमें सर्दियों के 2 महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करना कहीं ना कहीं जब मौसम अनुमति देगा इन सब चीज़ों की तो ज़रूर होगी, और करवाएंगे भी, क्यों नहीं। जब यहाँ पर 3 टायर सिस्टम को रिस्टोरेशन करने के लिए सबसे पहले चुनाव हमने कराए हैं, बीडीसी डीडीसी के चुनाव हमने कराए, तो हमें इससे क्यों परहेज होगा। लेकिन बात यह आती है कि ये सारी की सारी कॉल इलेक्शन कमीशन ने लेनी होती है। इलेक्शन कमीशन जब ठीक समझेगा तो वो चुनाव कराएगा, और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रिपेयर कोई नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की तरह कोई चुनावी बटेर नहीं है कि चुनाव आएगा तो घर से बाहर निकल के आ जाएंगे। हम तो रहते ही लोगों के बीच में हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादतें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी हैं। हमें कब चुनाव से डर लगेगा? हम तो चाहेंगे, इस समय हमारे पास नेतृत्व ऐसा है जिसके पूरी दुनिया जिसे मानती है। हम तो चाहेंगे चुनाव जल्दी से जल्दी हो, लेकिन करें क्या? इलेक्शन कमीशन की कॉल है। हम भी उतने ही उत्सुक हैं चुनाव जीतने के लिए जितने उत्सुक आप चुनाव हारने के लिए हो। जी, अभिजीत जी, आपने 2-3 मरतबा ये कहा कि 73rd 74th अमेंडमेंट को इन टोटो लागू भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, मान लेते हैं, लेकिन क्या उससे आपको राइट मिल जाता है कि आप चुनाव ना करवाएं? क्योंकि जो पंचायत के चुनाव हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने करवाने हैं। तो इसका जवाब तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आपको ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से जब बात भी की गई थी, मैं खुद बताऊं तो पर्सनली भी हमने बात की थी, कहीं ना कहीं ये जो भी सारी की सारी रिजर्वेशन का सिस्टम है, अपना एक शेयर बनता है, एससीज का, एसटीज का एक बहुत बड़ा शेयर बनता है, ओबीसीज का शेयर बनता है। इन सबके शेयर जब इनके दिए जाएंगे, और एक काफ़ी टायरसम एक्सरसाइज है, जैसे ही पूरी होगी, हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास वही होता है जिसके अंदर जिसका जो हक है उसको दिया जाए। चंद परिवारों का विकास को सबका साथ नहीं माना जाता है। तो इसके अंदर जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन को लगेगा वो जरूर कॉल लेगा, तो हम भी प्रिपेयर हैं उसके लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं विनोद जी, हमसे ज्यादा उत्सुक तो और कोई नहीं हो सकता चुनावों के लिए। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय देश की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि गुपकार के गलियारों में इन सब ने मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये सब मिलकर भी उतने वोट नहीं ले पाए जितने भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिए थे। तो हमें इनसे ज्यादा उत्सुकता है चुनाव की। लेकिन करें क्या? इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो कोई गांधी परिवार या मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार के कहने पर नहीं चलती है। वो अपनी मर्जी से चलेंगे, जब उनको ठीक लगेगा और स्थिति उनको अनुकूल और प्रतिकूल लगेगी वो जरूर चुनाव कराएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जीत कर सबके आगे बहुमत लेकर आएगी। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी या फिर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, गांधरबल के जो विधायक है उनकी पार्टी, ये सारी पार्टियों के गठन का कहते हैं आप पर आरोप लगता है कि आपने डेलिब्रेटली कश्मीर में बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ करवा दी। लेकिन आप मुझे बताइए, इंडिया से इनको बाहर रखा बाकी वालों ने, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप पर? देखिए, इंडिया से बाहर रखा या इंडिया अलायंस की अगर आप बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बाहर रखा, मैं चंद पार्टियों की बात करना चाहता हूं। आपने तो कश्मीर बेस्ड पार्टियों की बात की, मैं जम्मू की पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करना चाहता हूं विनोद जी। आपने मुझे अच्छा याद दिलाया। अभी पिछले दिनों फारूक साहब के घर पर महबूबा मुफ्ती साहिबा गई, वहां पर तारिक आर्मी साहब भी थे, सारे साहब थे। उन्होंने कहा जी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर हमारे जम्मू के चंद पार्टियां जो उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं, उनमें से बेचारों को किसी को पूछा भी नहीं, इन्होंने बुलाया तक नहीं किसी को कि तुम भी भाई रेलेवेंट होके नहीं हो। लेकिन क्या करें, जब वो यहां पर आएंगे इनको बुलाएंगे, ये फिर चल पड़ेंगे उनके पीछे पीछे। अरे 60 साल आपको इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, अब आपको कैसे देंगे? अचानक से आपके लिए इनके मन में प्यार जाग पड़ेगा? आपने 60 साल जो उत्पीड़ना सही है इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और इन जमातों के कारण सही है। और आज आप देख लीजिए, आपके सामने ही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में यू पीपल आर नॉट इंपॉर्टेंट, पर क्यों आंखें बंद कर इनके पीछे आप चल पड़ते हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा, हमें नहीं सोचना पड़ेगा। आपने तो यहां पर एक प्रोटेस्ट भी रखा था, जिस प्रोटेस्ट को बॉयकॉट किया उमर साहब ने भी, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी और फारूक साहब ने भी। आप वहां पर अकेले नारे नूरे मारकर वापस आ गए। उसके बाद इतनी इंपॉर्टेंट सो कॉल्ड एज पर फारूक साहब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए शायद जम्मू वालों की जरूरत नहीं थी उनको। चलते हैं इनके पीछे, चलते रहें, ले लीजिए 60 साल से आपको क्या मिला। अब अगर आपको कुछ मिल जाएगा मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। रही बात जिन पॉलिटिकल पार्टी की या मशरूमिंग की आपने बात की है, इस देश का संविधान कहता है कि जिस किसी का मन करता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी कर उसके डेमोक्रेसी के इस जो अभियान है उसके अंदर अपना योगदान डाल सकता है। अगर लोगों को आज पसंद आ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं विनोद जी परिवारवाद से ऊब चुके हैं। अब
इन लोगों के लिए डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द मुफ्तीज या ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर अब्दुल्लाज या फॉर गांधीज होता था। आज हर इंसान सोचता कि यार हमारे को जब डेमोक्रेसी हक देती है कि इन 3 परिवारों से ऊपर उठकर भी हम कोई कर सके, तो लोग नई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आगे आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इसी को तो आप कहते हैं, इसी को तो डेमोक्रेसी का, यही तो डेमोक्रेसी के मंदिर की एक खूबी है। तभी तो हिंदुस्तान को दुनिया की अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है तो हिंदुस्तान को ही कहा जाता है। और मुझे बड़ा गर्व है अगर लोग नई पार्टी लेकर आते हैं, नए ख्यालात के साथ नए आगे आएंगे, तभी तो इन पॉलिटिकल और इन डायनेस्टिकल पार्टी से कहीं लोगों को निजात मिलेगी। जी अभिजीत जी, आपके हिसाब से परिवारवाद क्या होता है? जो आपकी पार्टी में परिवारवाद है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? अनुराग ठाकुर, जय शाह, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, राजनाथ सिंह का बेटा, इसको आप जस्टिफाई करते हैं? बहुत सारे उदाहरण आपके लिए। मैं बताता हूं, अगर आप अनुराग ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं विनोद जी, एज ए यूथ लीडर आपको पता होगा कि वो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का हमारे यूथ विंग के वो प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। और उन्होंने कितनी पुरानी सियासत, अगर लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को याद हो कि जब यहाँ पर 370 के अगेंस्ट मार्च हुआ था तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी आज से 20 साल पहले यहाँ पर लखनपुर में दी थी और कठुआ की जेल में वो रहे थे। अब ऐसा इंसान अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऐसे खानदान से आता है जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उसमें दिक्कत क्या है? पूरे घर की आइडियोलॉजी एक पार्टी के साथ जुड़ रही है, ना कि पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी एक घर के साथ जुड़े, जैसे कांग्रेस में होता है या एनसी में होता है या पीडीपी में होता है। दोनों में ये फर्क है विनोद जी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी भी तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई नहीं करते। देखिए वो परिवारवाद आ जाता है। नहीं, राहुल गांधी जी की दिक्कत कुछ और है विनोद जी। उनकी आप कभी उनको रावण बोल देते हैं? नहीं नहीं, रावण नहीं बोलूंगा। देखें, अभी दशहरा था, रावण नाराज हो गया, आपको पता है, और लिटरली रावण बहुत नाराज था। इस पर जितने रावण दहन की जलाए गए, उन सब में रावण के जो चेहरे पर नाराजगी थी साफ झलक रही थी, क्योंकि रावण एक टीकाकार पंडित था, महाज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था, वेदों के ज्ञाता थे। और राहुल गांधी जी को आप सोचे, वेद तो छोड़े, राहुल गांधी जी बेचारे को सामान्य ज्ञान भी उनके अंदर असामान्य है। तो रावण की नाराजगी बिल्कुल जायज है, इसीलिए आप वो नहीं कह सकते राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जी की दूसरी दिक्कत समझिए। राहुल गांधी जी की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी को कोशिश करती है कांग्रेस कि किसी तरह से इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसी तरह से इनको आगे लाया जाए। वो बेचारे खुद भी नहीं चाहते हैं बनना, लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी पार्टी ने जबरदस्ती उनको आगे करके रखा। अगर आप दिल से पूछे, जहां तक मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं, वो नहीं चाहते प्रधानमंत्री बनना, लेकिन पूरी पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई है। राहुल गांधी जी जब पैदा हुए थे तो पैदा होते ही जिस नर्स ने उन्हें उठाया, उन्होंने उठाते ही कहा ये प्रधानमंत्री है। उसके बाद जिस स्कूल में गए तो उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री है जो हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। जिस कॉलेज में गए उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री है जो हमारे कॉलेज में आया हुआ है। जिस यूनिवर्सिटी में गए वहां पर भी कहा गया प्रधानमंत्री है। वो पहले से ही प्रधानमंत्री उनको कहा गया। बचपन से लेके आज तक आप उनको प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री। अब आप जबरदस्ती उनके विचारों के पीछे पड़े हुए हो तो कोई क्या कर सकता है? उनको समझ आना चाहिए अब तक कि वो और किसी काम के लिए बने, इस काम के लिए नहीं बने हैं। लेकिन कांग्रेस क्या करे, उनके पास मजबूरी है, सिवाय परिवारवाद के उनको कुछ दिखता नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उनको आगे कीजिए। उन बेचारे को क्यों, उनको कुछ और करने दीजिए जिसमें उसके मानना है उनकी रुचि है। खड़गे साहब को किया ना आगे, अब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? खड़गे साहब बेचारे को क्या आगे किया हुआ? खड़गे साहब भी बेचारे वही रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, जिस तरह हमारे देश के मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे वो चलते थे। उनका रिमोट कंट्रोल भी कहाँ था? ये कांग्रेस पार्टी यहाँ तो रिमोट तोड़ के फेंक दे या फिर ये बिना रिमोट के लोगों को चलाना शुरू करे, वरना कांग्रेस पार्टी, और मैं दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सक्सेसफुल हो, क्योंकि अपोजिशन होनी चाहिए। देखिए, अपोजिशन होना बड़ी जरूरी है। अपोजिशन हो, नहीं तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी करती, एक अच्छी अपोजिशन देखें हमारी भी आप कर रही है। जैसे हमारी अपोजिशन थी, हम बड़े खुश थे अटल जी को कांग्रेस मजबूर हो गई यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए। अपोजिशन इस तरह की होनी चाहिए जैसे हमने अपोजिशन की है। इनको तो अपोजिशन भी करना नहीं आती है, ये बेचारे मजबूर हैं। अब क्या करें? अब राहुल गांधी जी कहीं मुझे मिलेंगे तो मैं उनको कहूंगा, राहुल जी क्या करें, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन ये कांग्रेस वाले आपका दुख नहीं समझते। 2014 में आपने पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, और उसके बाद स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद का देहांत हो जाता है और साथ साथ में नई सरकार बनती है। उसमें तसद्दुक मुफ्ती को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। आपने क्यों नहीं रोका उसको? देखिए, हमारे हाथ में रोकना कहां पर था जी। मुख्यमंत्री